कश्मीर के लोगों में एक चीज देखने को मिली है कि यहाँ पर लोग सुबह से शाम तक ज्यादातर मैदे से बनी हुई चीज का इस्तेमाल करते हैं। मैदा जो है वो गेहूं का वो पार्ट है जिसके अंदर फाइबर की क्वांटिटी ना के बराबर होती है, क्योंकि गेहूं के अंदर से उस पार्ट को यानी कि फाइबर को निकाल लिया जाता है ताकि मैदा जो है वो चमकता हुआ और साफ सुथरा दिखे। इसीलिए मैदे को खींचने पे उसके अंदर फाइबर्स नहीं होते और वो खींचने पे बहुत लंबा सा खींचता है, रबर की माफी। हेलो, दिस इज डॉक्टर महबूब आलम। आज हम बात करें कॉन्स्टिपेशन के बारे में कि ये बहुत ही कॉमन डिजीज़ है और अगर ये परसिस्ट करती है तो कई तरह की बीमारियों को जन्म देती है। तो कॉन्स्टिपेशन को किस तरह से हम लोग समझते हैं, आइए बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन के बारे में। अमेरिकन कॉलेज ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की तरफ से बताया गया है कि इनफ्रीक्वेंट और डिफिकल्ट पैसेज ऑफ स्टूल्स ऑफ्टन लेस देन 3 बाउल मूवमेंट पर वीक, यानी कि एक हफ्ते में 3 बार से कम बार टॉयलेट जाना या फिर स्टूल पास करने में डिस्कम्फर्ट होना या जोर लगाना, इसको कॉन्स्टिपेशन के कैटेगरी में रखा गया है। दूसरा है WHO की भी लगभग सेम डिफिनेशन है। जब एक इंडिविजुअल ऐसा फील करता है या ऐसा एक्सपीरियंस करता है कि उसको टॉयलेट पास करने में डिस्कम्फर्ट होता है या पेन महसूस होता है, इस प्रॉब्लम को भी कॉन्स्टिपेशन की कैटेगरी में रखा गया। एक तीसरी डिफिनेशन इसके अंदर है रोम 4 क्राइटेरिया की, जिसके अंदर कुछ ऐसी चीजें बताई जो कि अगर कम से कम 3 महीने तक यानी कि 12 हफ्ते तक अगर रुकते हैं तो उसको कॉन्स्टिपेशन के दायरे में रखा जाता है। जैसे कि स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग बाउल मूवमेंट्स, यानी कि जोर लगा करके स्टूल पास करना, जब आप टॉयलेट पास कर रहे हो तो बहुत ज्यादा स्ट्रेन कर रहे हो। लंपी या हार्ड स्टूल का पास होना। सेंसेशन ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, आदमी को ऐसा फील होगा पेशेंट को कि जैसे अभी उसको टोटल टॉयलेट नहीं पास हुआ है, उसको एक अंदर से एहसास होगा कि अभी भरा भरा महसूस हो रहा है, उसको एहसास होगा कि अभी उसको टॉयलेट पूरी तरह से पास नहीं हो। सेंसेशन ऑफ एनोरेक्टल ब्लॉकेज या एनोरेक्टल ऑब्स्ट्रक्शन, या फिर मैनुअल टू फेलिसिटेट द डिफिकेशन, या फिर उसको किसी मैनुअल कोशिश करके उसमें से जो स्टूल फंसा हुआ होता है उसको निकालना। और इसके साथ साथ हफ्ते में 3 बार से कम टॉयलेट का पास होना। इनमें से 2 या 2 से ज्यादा अगर 3 महीने से ज्यादा कोई पेशेंट एक्सपीरियंस करता है तो वो कॉन्स्टिपेशन के दायरे में रखा जाता है। आइए बात करते हैं कि आखिर कॉन्स्टिपेशन होता कैसे है, क्योंकि अगर हम लोग कॉन्स्टिपेशन कैसे होता है इस पर गौर करते हैं और अगर वो उन वजह से दूर रहता है तो उससे कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारी नहीं होने के चांसेस हैं। सबसे पहला है लो फाइबर डाइट, यानी कि कोई भी इंसान अगर ऐसी डाइट लेता है जिसके अंदर फाइबर की क्वांटिटी बहुत कम है तो उसमें जो है कॉन्स्टिपेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि फाइबर जो है बाउल मूवमेंट को रेगुलेट करने में बहुत हेल्प करता है। तो इसलिए ऐसी डाइट लेना जिसमें फाइबर की क्वांटिटी बहुत कम हो, ये चीजें कॉन्स्टिपेशन की तरफ लीड करती हैं। दूसरा है डिहाइड्रेशन, जिसके अंदर इंसान कम पानी पीता है या फिर उसके अंदर फ्लूइड की क्वांटिटी कम होती है, जिसकी वजह से स्टूल जो है वो हार्ड होने लगता है और ये भी कॉन्स्टिपेशन की तरफ लीड करता है। तीसरा है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, अगर कोई इंसान फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम कर रहा है तो उसके अंदर भी कॉन्स्टिपेशन के चांस का एक फैक्टर ये बन सकता है। कुछ ऐसी मेडिकेशंस हैं जिसको अगर हम लंबे टाइम तक लेते हैं तो उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन बन सकता है। पेशेंट को प्रॉब्लम उस तरह की हो सकती है अगर कोई पेन किलर्स बहुत लंबे टाइम तक के लिए ले रहा है या एंटी डिप्रेसेंट लंबे टाइम तक के लिए ले रहा है या एंटासिड लंबे टाइम तक के लिए, इसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, क्योंकि ये डाइजेस्टिव प्रोसेस को स्लो कर देते हैं। उसके बाद आता है कुछ हार्मोनल चेंजेस, खासकर ऐसा फीमेल में देखने को मिलता है, प्रेगनेंसी में, मेंस्ट्रुएशन में और मेनोपॉजल एज में ये चीज़ देखने को मिलती है, क्योंकि उनके अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं, ऐसा इसलिए देखने को मिलता है। उसके बाद है बाउल डिसऑर्डर, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इरिटेबल बाउल डिजीज या डायवर्टिकुलाइटिस, इनकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है। कुछ ऐसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं, कुछ खास है, जैसे कि पार्किंसन है जो कि ओल्ड एज में होती है, क्योंकि जब न्यूरोलॉजिकल डिजीज होती हैं तो ये बाउल मूवमेंट को कंट्रोल करने वाली नर्व्स को इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन पैदा होता है। उसके बाद आता है इमोशनल स्ट्रेस। इमोशनल स्ट्रेस भी एक कॉज है, क्योंकि इमोशनल स्ट्रेस डाइजेस्टिव फंक्शनिंग को भी अफेक्ट करता है। उसके बाद है कॉज एक एजिंग, जिसको हम समझते हैं बेहतर तरीके से कि अगर किसी भी इंसान में जब वो बुढ़ापे की तरफ जाता है तो धीमे धीमे सारी चीज़ें, सारा सिस्टम धीमे धीमे स्लो होने लगता है और उसकी वर्किंग कैपेसिटी स्लो हो जाती है। तो इसी तरह से डाइजेस्टिव प्रोसेस भी स्लो हो जाता है ओल्ड एज में, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन लीड करता है। कुछ लोगों में कॉन्स्टिपेशन का कॉज जेनेटिक होता है, तो इसलिए उनमें ये चीज इनहेरिटेड होती है और ऊपर से ही नीचे की तरफ आती है या फादर मदर से मिलती है। आइए बात करते हैं इसके सिम्टम के बारे में कि आखिर सिम्टम किस तरह के इसके होते हैं। कुछ ऐसे चीजें हैं दिखाती हैं कि हम कॉन्स्टिपेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। लेस देन 3 बाउल मूवमेंट्स, यानी कि हफ्ते में 3 बार से कम स्टूल का पास करना, स्टूल पास करने में डिफिकल्टी होना, ऐसा फील करना कि जो अभी हमने स्टूल पास किया है वो पूरी तरह से पास नहीं हुआ है और अभी थोड़ा सा पार्ट अभी हमारे आंतों में रुका हुआ है, तो ऐसा महसूस करना। हार्ड
या ड्राई या लंपी स्टूल का पास होना, बहुत जोर लगाने पर स्टूल पास हो रहा है, या ऐसा फील हो रहा है कि इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन हुआ है, अभी पूरी तरह से स्टूल पास नहीं हुआ है और अभी आंतों में कुछ पार्ट रह गया है, बार बार जाना, एब्डोमेन में ब्लोटिंग फील होना, इस डिस्कम्फर्ट फील होना और पेन फील होना, चीजें भी देखने को मिलती हैं। और कॉन्स्टिपेशन की वजह से हमेशा, क्योंकि ऐसा फील होता है कि जैसे पेट में अभी कुछ रखा हुआ है, इसी वजह से पेशेंट जो है खाना कम कर देता है, जिसकी वजह से लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, भूख कम लगने लगती है। कभी कभी कॉन्स्टिपेशन में नोजिया और वोमिटिंग भी देखने को मिलती है। अगर कॉन्स्टिपेशन परसिस्ट करता है बहुत लंबे टाइम तक, तो इसकी वजह से या कॉन्स्टिपेशन की वजह से जब पेशेंट बहुत जोर लगा करके टॉयलेट पास करता है तो उसके एनल कैनाल में प्रेशर लगाने की वजह से वहाँ पे थोड़ा सा चीरा सा आ जाता है। प्रेशर लगने की वजह से वहाँ पर ब्लीडिंग के चांसेस हो जाते हैं, जिसको हम लोग एनल फिशर कहते हैं, यानी कि टीयर, एक चीरा जैसा महसूस होता है पेशेंट को। और वहाँ से जब भी वो स्टूल पास करता है तो बहुत एक अजीब सी टीस सा दर्द होता है पेशेंट को। और अगर यही कॉन्स्टिपेशन लंबे टाइम तक परसिस्ट कर जाता है तो पेशेंट में हेमराइड्स, जिसको पाइल्स कहते हैं, बवासीर कहते हैं, तो पेशेंट में वो बवासीर की तरफ लीड करता है, जिसको हम लोग कहते हैं स्वोलन वेन्स ऑफ रेक्टम। बात करते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट में हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हम किस तरह की चीजें अपने साथ करें कि हमें कॉन्स्टिपेशन ना हो, और अगर हो गया है तो फिर हम उसके लिए ट्रीटमेंट लेते हैं। तो जब अब हम बात करेंगे इसके मैनेजमेंट के बारे में, तो जो इसके रीजंस हैं, जो इसके कॉज हैं, जो इसका कारण है, उसको ही दूर करने की कोशिश करेंगे। एक कारण है लो फाइबर इंटेक, तो यहाँ पर हम फाइबर का इंटेक बढ़ाएंगे, जिसके अंदर फलों का इस्तेमाल करेंगे, सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे, नेचुरल चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। और फाइबर इंटेक, क्योंकि फाइबर जो है वो स्टूल को सॉफ्ट करने में मदद करता है और उसको आंतों के रास्ते से रेक्टम तक लाने में मदद करता है। और प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी कि अब हम लोग वाटर का इंटेक ज्यादा करेंगे। अगर पहले किसी पेशेंट में कम पानी पीने की वजह से कॉन्स्टिपेशन रहता है तो उसे पानी की मिकदार ज्यादा बढ़ानी, कम से कम 8 ग्लास पानी एक दिन में पीना। और अगर इसका कॉज लेस फिजिकल एक्टिविटी है तो आपको एक्सरसाइज करना है। कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको स्टूल पास करने का फील महसूस होता है लेकिन वो लोग जाते नहीं है। वो अर्ज जो फील होती है वो उसको महसूस करते हैं लेकिन वो उसको पास करने के लिए जाते नहीं है। ये चीज़ भी हम लोगों को नहीं कंटिन्यू करनी है अपने साथ, इस चीज़ से भी तर्क करना है। जब भी हम अर्ज फील करें इसको करने के लिए तो हम स्टूल पास करने जाएं और कुछ ऐसे स्टूल सॉफ्टनर्स का इस्तेमाल करें जिसके अंदर लैक्सेटिव प्रॉपर्टीज हैं और जो स्टूल को सॉफ्ट करने में मदद करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसके अंदर बताने की जरूरत है कि हमें अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाने हैं, यानी कि हमें ज्यादा प्रोसेस्ड फूड को नहीं खाना है और कोशिश करना है कि फाइबर का इंटेक उसमें बढ़ाएं, पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें, एक्सरसाइज रेगुलरली करें और कोई भी ऐसी चीज ना लें जो कि बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड है। और हर वो चीज जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन पैदा होता है उससे हमें बचना है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी बीमारी है कि इसे बाकी मर्ज की माँ कहा जाता है, यानी कि एक तरह से ये सारे मर्ज की प्रॉब्लम की एक जड़ है, क्योंकि अगर ये परसिस्ट करता है तो पेट के अंदर तमाम तरह की बीमारियों की ये वजह बनता है। आइए अब बात करते हैं कुछ ऐसे हर्ब्स के बारे में जो कि बहुत लंबे वक्त से कॉन्स्टिपेशन में इस्तेमाल होती चली आ रही है, ट्रेडिशनल यूज रहा है उनका। जैसे कि एलोवेरा हो गया। एलोवेरा के अंदर लैक्सेटिव प्रॉपर्टी होती है, स्टूल को सॉफ्ट करता है और एलोवेरा स्टिमुलेट करता है बाउल मूवमेंट्स को, जिसकी वजह से स्टूल पास करने में आसानी होती है। उसके बाद आ जाता है सना। इसके अंदर भी लैक्सेटिव प्रॉपर्टी है, अक्सर ये कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में इस्तेमाल होता है। ये चाय के फॉर्म में, कैप्सूल के फॉर्म, टैबलेट्स के फॉर्म में अवेलेबल होती है। उसके बाद आता है सिलियम हस्क, जिसको हम लोग इसबगोल की भूसी कहते हैं। बहुत लोग इसके बारे में जानते भी हैं। इसबगोल की भूसी कॉन्स्टिपेशन में इस्तेमाल की जाती है क्योंकि ये हाई फाइबर कंटेन करती है और मैंने पहले भी बताया कि फाइबर जो है वो स्टूल को सॉफ्ट करता है और आंतों के रास्ते से आगे बढ़ाने में मदद करता है। ये पाउडर के फॉर्म में, कैप्सूल के फॉर्म में और टैबलेट्स के फॉर्म में अवेलेबल है। उसके बाद आता है जिंजर, जिसको हम लोग अदरक बोलते हैं और इसकी वजह से बाउल मूवमेंट्स भी स्टिमुलेट होते हैं और तेजी से काम करते हैं। ये भी जो है टी और कैप्सूल और टैबलेट के फॉर्म में अवेलेबल है। उसके बाद आता है सौंफ, जिसको हम लोग फेनल कहते हैं। ये एक नेचुरल डाइजेस्टिव एड है जो कि गैस को रिलीज करता है, ब्लोटिंग को रिलीज करता है और स्टूल को सॉफ्ट करने में मदद करता है और बाउल मूवमेंट को स्टिमुलेट करता है। ये भी टी, कैप्सूल और टिंचर के फॉर्म में अवेलेबल है। उसके बाद आता है लिकोरिस रूट, जिसको हम लोग मुलेठी कहते हैं। इसकी जो जड़ है लिकोरिस रूट, ये भी एक नेचुरल लैक्सेटिव रेमेडी है। ये भी स्टूल को सॉफ्ट करने में मदद करती है और बाउल मूवमेंट को स्टिमुलेट करती है। ये भी टीज, कैप्सूल और टिंचर के फॉर्म में अवेलेबल है। बात करते हैं कुछ ऐसी यूनानी दवाओं के बारे में जिसको अगर हम लेते हैं तो कॉन्स्टिपेशन से हमें बहुत हद तक रिलीफ मिलेगा। 6 से 12 ग्राम इसबगोल की भूसी को लें, जिसका बोटेनिकल नेम प्लांटेगो ओवेटा। इसको हम लोग दूध या नीम गर्म पानी के साथ रात में सोते वक्त अगर लेंगे तो इससे हमें कॉन्स्टिपेशन में बहुत रिलीफ होगा। 6 से 10 ml रोगने बादाम, जिसको आलमंड ऑयल कहते हैं, अगर इसको हम 1 ग्लास दूध में रात को सोते वक्त लेते हैं, इससे कॉन्स्टिपेशन में बहुत मदद मिलती है। या फिर रोगने बेद अंजीर, जिसको कैस्टर ऑयल भी कहते हैं, अगर इसको 6 से 10 ml तक
हम 1 ग्लास दूध के साथ रात के वक्त लेते हैं तो इस यूनानी मेडिसिन से आपको कॉन्स्टिपेशन में बहुत हद तक मदद मिलेगी। और अगर बच्चों में ये चीज देखने को होती है तो उसमें पेस्ट्री का इस्तेमाल करें जो कि साबुन वगैरह से बनी हुई होती है, तो इसकी वजह से बहुत रिलीफ मिलता है। 25 ग्राम हलेला स्याह और 25 ग्राम बादाम को अच्छे से ग्राइंड करना है अलग अलग, और इसमें शहद ऐड करना है। इस मिक्सचर को दिन में 2 बार लेना है। ये बहुत ही यूजफुल यूनानी रेमेडी है कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में, इवन पाइल्स को भी दूर करने में ये काफी मदद करेगी। एक बहुत ही कारगर नुस्खा है सना, सोंठ, सौंफ और सेंधा नमक, इन सबको बराबर क्वांटिटी में लेकर के पाउडर कर लेना है। सपोज 10-10 ग्राम अगर ले लिया है तो बराबर क्वांटिटी में लेकर के पाउडर कर लेना है, और सोते वक्त 7 ग्राम पेशेंट को इसको इस्तेमाल करना है ल्यूक वार्म वाटर के साथ। ये बहुत ही इफेक्टिव यूनानी नुस्खा है कॉन्स्टिपेशन के लिए। इसके साथ साथ कंपाउंड ड्रग के रूप में हम लोग 10 ग्राम इट्रिफल जमानी रात को सोते वक्त ल्यूक वार्म वाटर के साथ ले सकते हैं, या इसके अलावा इट्रिफल मुलयन के 2 चम्मच रात को सोते वक्त ल्यूक वार्म वाटर के साथ हमें लेना है। इसके अलावा इंजीर को जो है खौलते हुए दूध में इंजीर को रात को भिगो देना है, सुबह उठ करके उसको अच्छे से चबाना है। ऐसा करने से भी कॉन्स्टिपेशन में बहुत रिलीफ मिलता है। खासकर कश्मीर के लोगों में कुछ खास दवा जो यहाँ के लोगों में काम करती है, जैसे कि 5 ग्राम गुलाब की पत्ती लेना है और 200 ml दूध के साथ बॉईल करना है और रात को सोते वक्त से लेना है। इससे बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स में। इसके अलावा एक बहुत ही कारगर नुस्खा है जिसमें सना, इसबगोल, गुलाब का फूल, इन तीनों को इक्वल क्वांटिटी में लेना है और इसके साथ शक्कर का बूरा इसमें मिक्स करना है टेस्ट के मुताबिक। और अगर कोई पेशेंट डायबिटीज का है तो वो इसकी जगह पे काला नमक ऐड कर सकता है, और इसको 7 से 10 ग्राम रात को सोते वक्त उसको लेना है। इससे पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन में बहुत मदद मिलेगी। तो हम लोगों ने इतनी देर तक की जो बात की है कॉन्स्टिपेशन के बारे में, एक्चुअली कॉन्स्टिपेशन एक इस तरह की बीमारी है जो कि लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर से होती है, तो हमें इन सब चीजों के बारे में समझना है और अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है। कश्मीर के लोगों में एक चीज देखने को मिली है कि यहाँ पर लोग सुबह से शाम तक ज्यादातर मैदे से बनी हुई चीज का इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर फाइबर की क्वांटिटी कम होती है। यहाँ के लोग ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं तचूर, गिरदा, रोटी जिसको बोलते हैं यहाँ के लोग, उसको सुबह शाम वो लोग ज्यादा इंटेक करते हैं उसका, जो कि ज्यादातर मैदे के पार्ट से बना होता है। मैदा जो है वो गेहूं का वो पार्ट है जिसके अंदर फाइबर की क्वांटिटी ना के बराबर होती है, क्योंकि गेहूं के अंदर से उस पार्ट को यानी कि फाइबर को निकाल लिया जाता है ताकि मैदा जो है वो चमकता हुआ और साफ सुथरा दिखे। इसीलिए मैदे को खींचने पे उसके अंदर फाइबर्स नहीं होते और वो खींचने पे बहुत लंबा सा खींचता है, रबर की माफिक। तो इसलिए ऐसी चीज जो कि नेचर ने हमारे लिए नहीं बनाई है उसको हम लोग अपने लिए प्रोसेस्ड, इसी को प्रोसेस्ड फूड कहते हैं। तो अगर हम ऐसी चीज़ों से बचते हैं तो कई दफ़ा हम ऐसे लंबी बीमारियों से, ऐसी जो तमाम बीमारियों की जड़ है, ऐसी बीमारियों से बचने की कोशिश कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।